मेरा नाम शंकर है और मैं एक छोटे से गांव शिवपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। रोजी रोटी की तलाश में मैं अपने गांव से निकलकर बड़े शहर लखनऊ आ गया। यहाँ पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई हुनर नहीं था और मैं बेरोजगारी की हालत में सड़कों पर भटक रहा था। तब मेरे एक पुराने गांव के दोस्त राजू ने मुझ पर मेहरबानी की और मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। राजू की बदौलत मुझे एक बड़े भवन बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई, जहां सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी इकलौती बेटी रहती थी। मालिक का नाम शेठ धर्मवीर सिंह था और वह शहर के जाने माने व्यवसायी थे। उनकी पत्नी मालकिन दुर्गा देवी भी बहुत नेक और परहेजगार थीं। मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर के तौर पर रखा। उनकी बेटी का नाम गौरी था और वह एक सुंदर, बुद्धिमान लड़की थी। गौरी लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा काम उसे रोजाना सुबह कॉलेज छोड़ना और शाम को वापस लाना था। अक्सर वह शाम में अपनी सहेलियों के घर चली जाती, तब भी मैं ही उसे ले जाने और लाने का इंतजाम करता। मैं एक गांव का सीधा सादा इंसान था और अपनी इज्जत के मामले में बहुत संवेदनशील था। मैंने कभी गौरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी नजरें हमेशा जमीन पर या सड़क पर टिकी रहती थीं। गौरी मुझसे रास्ते में अक्सर बातें करती और अपनी जिंदगी के किस्से सुनाती, अपनी सहेलियों के किस्से सुनाती और कभी कभी तो अपने भविष्य के सपने भी बताती। मैं सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देता या कभी बहुत जरूरी हो तो एक दो शब्दों में बात खत्म कर देता। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आती थी। गौरी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां उसे हर चीज आसानी से मिल जाती थी। जब उसने नई गाड़ी की फरमाइश की तो उसके पिता ने फौरन उसे एक नई चमकती हुई मर्सिडीज खरीद दी। गौरी ने खुशी से मुझे दिखाया, देखो शंकर जी, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी इस बात में एक मासूम सी शरारत थी। गौरी अक्सर बातों बातों में मुझे छेड़ती और मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा अपनी सीमा में रहता। कभी उसे यह महसूस न होने देता कि मैं उसकी किसी बात का गलत मतलब निकाल रहा हूं। वह जब भी खरीदारी करने जाती, मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी छोटी बहन लक्ष्मी की शादी होने वाली थी। वह एक बार मेरी बहन के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा लेकर आई और बोली, शंकर जी, ये लक्ष्मी के लिए है, कहना गौरी दीदी ने दिया है। मैं उसके व्यवहार और आदतों से बहुत प्रभावित था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही गौरी एक दिन मेरे चरित्र को दागदार कर देगी। एक अप्रत्याशित मोड़ और अनिश्चित परिस्थितियां। गौरी की कम उम्र में ही शादी तय हो गई थी और वह जल्द ही अपनी मौसी के बेटे से ब्याही जाने वाली थी। उसके होने वाले पति का नाम राजेश था। वह अक्सर गाड़ी में फोन पर अपनी सहेलियों से राजेश के बारे में बातें करती, कभी उसकी खूबियां गिनाती तो कभी उसकी शरारतें सुनाती। मैं हमेशा इन बातों से बेखबर रहने की कोशिश करता और अपना ध्यान सड़क पर रखता। एक दिन मालिक और मालकिन को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। मालिक के बड़े भाई, जो दिल्ली में रहते थे, बहुत बीमार थे और आखिरी वक्त में अपने भाई को देखना चाहते थे। गौरी की परीक्षाएं सिर पर होने की वजह से माता पिता उसे घर पर ही छोड़ने पर मजबूर थे। जाते हुए मालिक ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी कि मैं गौरी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी ईमानदारी से करूं और उसका ख्याल रखूं। मैं 2 साल से उनके साथ काम कर रहा था और वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें मालूम था कि मैंने कभी उनकी बेटी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। मालिक और मालकिन 1 महीने के लिए दिल्ली चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। मेरी छोटी बहन लक्ष्मी की शादी करीब थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं गौरी को कॉलेज छोड़कर करीबी मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता, ताकि खाली समय में कुछ अतिरिक्त कमा सकूं। मेरी छुट्टी रात 8 बजे हो जाती थी और मैं चाहता था कि उसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर और काम करूं, ताकि जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर सकूं। जब मालिक घर पर नहीं होते थे तो मुझे जल्द छुट्टी मिल जाती, क्योंकि गौरी ज्यादातर घर में ही रहती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। मालिक के बड़े भाई जिंदगी की बाजी हार गए। उसी रात गौरी का मुझे फोन आया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे फौरन उसके पास आना चाहिए, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े। गौरी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर बंगले के अंदर जाना उचित नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में, खासकर ताऊ जी की मौत के गम में, मैं गौरी को अकेला नहीं छोड़ सकता था।
मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बंगले के अंदर कदम रखा। मैं पूरी रात उसके साथ रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वह तेज बुखार में तप रही थी और आधी बेहोशी की हालत में थी। मैं सुबह तक उसके पास बैठा रहा। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। उस रात मैंने गौरी को एक भगवान कृष्ण की मूर्ति दी थी जो मेरे पास हमेशा रहती थी, और कहा था कि इसको अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें सुकून देगी। एक नया आरोप और हैरान कर देने वाली सच्चाई। समय तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से गौरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वह बहुत खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माता पिता की जुदाई में परेशान है। उसके कॉलेज के नतीजे भी प्रभावित होने लगे थे। टीचर्स ने भी घर पर शिकायत की कि गौरी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। मालकिन ने फोन पर मुझसे पूछा कि क्या गौरी ठीक है, तो मैंने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत कुछ और ही थी। मालिक ने और 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह मुझे भला बुरा कहते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मालिक इस कदर गुस्से में हैं कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है। गौरी ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और वह गर्भवती है, और उसने डर के मारे यह बात अपने माता पिता को फोन पर नहीं बताई ताकि मैं उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकूं। ये सुनकर मेरे दिल पर मानो बिजली गिर पड़ी। मैंने हैरत से गौरी को देखा जो कमाल से झूठ पर झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी सी खामोशी छाई हुई थी। मैं तो गौरी को बहुत ही सीधा सादा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे चरित्र को ही दागदार कर दिया था। कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं था और गौरी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात ताऊजी का निधन हुआ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मुझे कमरे में बुलाया था। उसे लगा था कि शायद उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उसके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया, लेकिन गौरी ने उन्हें रोक दिया। उसने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। गौरी के पिता ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं बहुत परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन लक्ष्मी की शादी सिर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। मैंने मालिक से बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, यहाँ तक कि अपने माता पिता की कसम खाई कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन सब बेसूद। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक मजबूरी का रिश्ता और खुलासे। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के द्वार पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हें गौरी से कुछ महीने के लिए विवाह करना होगा। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि इस प्रक्रिया में गौरी को खतरा हो सकता है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। गौरी का मंगेतर राजेश भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि समाज में हमारी बदनामी हो, हम गौरी को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद हम गौरी को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और गौरी ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और जल्दी इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया। इसीलिए मैंने गौरी से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करके उसे गांव ले आया। इसमें कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ, बस एक छोटी सी रस्म हुई। गौरी बहुत शांत थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात न की थी। विवाह के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले गौरी को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे। लेकिन फिर गौरी की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ शांत हो गई और गौरी को प्यार करने लगी। गौरी बहुत खूबसूरत थी।
इतनी प्यारी और कम उम्र की बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वह गौरी को मेरे कमरे में ले गई और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। उसने गौरी को लाल साड़ी और चूड़ियां पहनाई, उसके बालों में गजरे लगाए और उसे बिंदी से सजाया। मैं बहन की शादी के इंतजाम देखने लगा और शाम ढलने जब कमरे में आया तो गौरी दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह कोई परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं भूल सकता था कि मेरी इसी पत्नी ने मुझे किस तरह चरित्रहीन साबित किया है। मैं उसके करीब बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के मारे कांपने लगी। उसे अच्छे से मालूम था कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कि उससे कुछ कहता, वह खुद ही रोने लगी और मेरे पैरों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत सच्चा और अच्छा पाया था। गौरी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो आरोप मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से भरी निगाहों से गौरी को देखा और उसे साफ शब्दों में कह दिया, तुमने कितनी मजबूरी में ही यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारे इस कर्म से मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी न रही। तुम अपने पाप को मेरे सिर थोप कर निर्दोष बन गईं और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं कि अपनी विवाहित स्त्री के साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहां से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी संतान के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं गौरी को अपने पैरों से उठाकर बिस्तर पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। जब गौरी के शब्दों ने मेरे पैरों को जंजीर कर दिया, वह कहने लगी, मैंने कोई पाप नहीं किया है कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। नहीं, मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी है और मुझे यह आदेश दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। गौरी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर गौरी का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी, जो न जाने किन परिस्थितियों से गुजर रही थी। वह कहने लगी कि वह गर्भवती नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे यह झूठ कहा है और उसके पिता ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। सच्चाई की परतें खुलती हैं। गौरी मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बिस्तर पर बैठ गई। गौरी बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। गौरी कहने लगी कि उसकी मौसी ने बचपन से ही अपने बेटे राजेश के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और गौरी के पिता ने अपनी साली की अच्छी आदत देखकर गौरी का रिश्ता अपनी पत्नी के भांजे से तय कर दिया था। हिंदू धर्म में ऐसे रिश्ते बहुत आम हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ गौरी के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि गौरी का मंगेतर राजेश माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास न ही पैसे की कमी थी और न ही कोई रोक टोक करने वाला था। राजेश की माँ कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर न टोकती, और जैसे जैसे राजेश उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था, वह और भी अविनीत होता जा रहा था। वह शराब पीता था और जुआ खेलता था और अक्सर देर रात घर आता। गौरी बताने लगी कि जिन दिनों उसके माता पिता दिल्ली गए हुए थे, राजेश ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह बहुत गुस्से में घर आया और गौरी पर हिंसा करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। वह कॉलेज से भी गायब रहने लगा और लड़कियों को परेशान करता था। और जिस रात उसके ताऊजी का निधन हुआ, उससे एक शाम पहले भी राजेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौरी को परेशान करने की कोशिश की और बंगले के अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे वह बहुत भयभीत हो गई और इसी से वह बुखार में ग्रस्त हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि राजेश उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वह राजेश से कहीं ज्यादा मेरे चरित्र पर भरोसा करती थी। उसे याद था कि मैंने उसे कृष्ण जी की मूर्ति दी थी। अपने माता पिता के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने पिता को बताई
गौरी के पिता ने राजेश की मां से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए कि जब शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन राजेश की मां ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि राजेश जवान खून है और जज्बातों में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां तो करते हैं। गौरी क्यों इतने पुराने ख्यालों की मालिक है कि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं बिता सकती। राजेश की मां का रवैया और भी परेशान करने वाला था। गौरी कहने लगी कि जब पिताजी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि राजेश के इतने ज्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वह शादी के बाद भी ऐसी ही हरकतें कर सकता है। मेरे पिताजी ने जैसे ही राजेश के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो राजेश धमकी देने लगा। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि वह गौरी को किसी सूरत नहीं बख्शेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने यहाँ तक कहा कि वह उसके कॉलेज के सामने हंगामा खड़ा कर देगा और उसे बदनाम करेगा। पिताजी मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तब उन्हें लिविंग रूम के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पिताजी को यह भी बताया था कि ताऊजी के निधन वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी रक्षा की थी। पिताजी को अंदाजा हो गया था कि तुम एक पक्के चरित्र के मालिक हो, एक ईमानदार इंसान हो। इसलिए पिताजी ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा दें और राजेश से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन राजेश यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए पिताजी ने मौसी को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं गर्भवती हूँ। मौसी ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे। पिताजी तुम्हें पहले ही दिन सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पिताजी को डर था कि अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वह क्या करेंगे। राजेश से बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए पिताजी ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत आरोप लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि पिताजी जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। पिताजी को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वह शादी की शर्त रख देंगे। पिताजी का प्लान कामयाब हो गया था और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना न मिला तो तुम खुद पिताजी के दर पर चले आए और पिताजी ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया। पिताजी ने मुझे विदा करके इसीलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा राजेश हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पिताजी जानते थे कि तुम एक बड़े दिल के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे स्वीकार कर लोगे। पिताजी को तुम्हारी सही परख थी और पिताजी पहले ही दिन से यह कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो बल्कि एक पक्के चरित्र के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही किसी नामहर्म ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पिताजी ने मुझे तुम्हारे विवाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे विवाह किया है क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पिता को बस एक झूठ के लिए माफ कर दो। गौरी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने गौरी को फौरन कहा, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरा रिश्ता उससे सिर्फ एक कागज का नहीं बल्कि आत्मा का है, खुशियों का आरंभ और एक नया अध्याय। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू कर दी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मैं हर दिन अपनी पत्नी को गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से सजता संवरता देखकर निहाल हो रहा था। गौरी भी गांव की सादी जिंदगी से बहुत जल्द घुल मिल गई और सबसे मिलजुल कर रहने लगी। उसे गांव की औरतों ने कढ़ाई का काम सिखाया और वह भी हाथ से बनी चीजें बनाने लगी। गौरी ने अपने पिता को फोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो उसके माता पिता भी खामोशी से मेरे गांव चले आए थे और वह भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने की माफी मांगी थी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि कोई भी पिता या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता जो बदकिरदार और अय्याश हो। राजेश को जब हमारी शादी की खबर मिली तो वह गांव आया और मुझे और गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया। बाद में मालिक ने पुलिस में शिकायत की और राजेश को गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह गौरी और मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए और हमारी मोहब्बत और भी गहरी होती गई। एक महत्वपूर्ण सबक और जीवन का संदेश। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए
क्योंकि बड़े होकर वह न जाने कौन सा रास्ता अपनाए। उनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर कर जाए। आप इस बात से वाकिफ नहीं हो सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप उसे किसी बदकिरदार व्यक्ति के साथ ब्याह दें जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। परिवार की इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। कभी कभी मजबूरी और हालात भी ऐसे रिश्ते बना देते हैं जो दुनिया की हर ताकत से ज्यादा मजबूत होते हैं। गौरी और शंकर की यह दास्तान सच्चाई, प्रेम और निष्ठा की एक ऐसी मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता और धर्म, कर्तव्य और कर्म कार्य का फल हमेशा मिलता है। तो दोस्तों, यह थी शंकर और गौरी की दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुन सकें। आपके विचार जानना चाहेंगे कि इस कहानी में सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको प्रभावित किया।